अब आगे सुबह के 11 बजे बज रहे थे जब आठ अथर्व को लेकर सूर्यवंशी भवन पहुंचे। अथर्व ने अपना दिल खड़ा किया और अंदर चलाया। अंदर हॉल में ही प्रिया जी नौकर से सफाई करवा रही थी। उन्होंने जैसे ही सामने देखा तो सामने अथर्व खड़ा था। वह उसे देखकर खुश हो गई और उसके पास जाकर उसे गले लगाते हुए बोली, अर्थ बेटा तो यहाँ दिल्ली में कब आया? अक्षत, वंश और अमन दिन एनओ की सुबह टू यहाँ से गए हैं मुंबई टू बैक में। अभी तेरे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। तभी उन्हें करणवीर जी की आवाज आई जो बाहर से ही आ रहे थे। वह बोले, अर्थ तू पहले स्टडी रूम में आओ फिर नाश्ता करना। वह वहां से इतना कहकर चले गए। तभी प्रिया जी बोली, अब क्या किया तूने? जो तेरे दादाजी का पर चढ़ा हुआ है उनकी बात सुनकर अर्थ बोला, मैं उनका पर कब नहीं चढ़ता। मैं एक मच्छर भी मार दूंगा तो उनका पर चढ़ जाता है। आप चाहिए मुझे भूख लगी है, पराठे बना दीजिए, फिर मुझे मुंबई वापस भी जाना है। इतना कहकर वह स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया और प्रिया जी किचन की तरफ चली गई। अथर्व जब स्टडी रूम में पहुंचा तो करणवीर जी उसे पर बरस पड़े। अथर्व एकदम शांति से उनकी डांट सुन रहा था जैसे वह उसे पर फूल बरसा रहे हो। गुस्से में करणवीर जी का चेहरा लाल हो गया था। वह बोले, तुम्हें डर नहीं लगता खुद को ऐसे खतरे में डालते हुए? तुम पड़ोसी देश में जाकर इतना भयानक कांड कैसे कर सकते हो? अगर तुम वहां फंस जाते तो अथर्व का सर अभी भी झुका हुआ था, जिसे देखकर उन्हें लगा कि शायद उन्होंने उसे ज्यादा ही डांट दिया। तो वह थोड़ा शांत हुए और बोले, अर्थ मेरे बच्चे, तुम भले ही हमें अपना सगा नहीं मानते लेकिन हमसे पूछो कि तुम क्या हो हमारे लिए। अथर्व जो अब तक हंस रहा था उसने एकदम से अपना सर उठाकर देखा तो उनकी आंखों में आंसू थी। फोन की आंखों में घूरते हुए बोला, आप अक्षत से ज्यादा मुझसे प्यार क्यों करते हो? क्या वजह है इसकी? करणवीर जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस उसे गले से लगा लिया और बोले, नहीं बता सकता और प्लीज कभी पूछना भी मत करना, तुम भी मुझसे दूर हो जाओगे। अथर्व की कुछ समझ में नहीं आया लेकिन वह उनका प्यार महसूस कर पा रहा था जो उसके खुद के दादाजी जी ने भी उसे कभी नहीं दिया था। करणवीर जी बोले, हमसे वादा करो अर्थ, तुम बिना हमें इन्फॉर्म के कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करोगे। तो अथर्व ने कुछ देर तक उन्हें देखा और उनसे वादा भी कर दिया। कुछ देर बाद वह दोनों ही मजे से बैठे गोभी के पराठे खा रहे थे। प्रिया जी किचन में थी। तभी करणवीर जी बोले, तो बताओ तुम कहाँ गए थे? उनकी बात सुनकर अथर्व बोला, आपको याद होगा कि आपने मुझे कॉलेज में ग्रैग ट्रक्स रैकेट के बारे में पता लगाने को कहा था। तो उसकी बातें सुनकर करणवीर जी बोले, हाँ, और उसमें तुम्हारी मदद तुम्हारा सीनियर मलिक मेरे पीए का छोटा बेटा कर रहा था। तो अथर्व बोला, नहीं, वह हमारी मदद नहीं कर रहा था। उसने हमेशा मुझे पीछे रखकर सबूत मिटाया और हमें कभी उसके अंत के करीब पहुंचने नहीं दिया क्योंकि वह खुद उसके गैंग का लीडर था। उसकी बात सुनकर करणवीर जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो अथर्व आगे बोला, उसे दिन न्यूयॉर्क में मैं उसे क्लब की जांच पड़ताल निकालने गया था और कुछ देर के लिए मैं गायब भी हो गया था। आपके लगाए गॉड्स में से ही कोई ना कोई जरूर उनके साथ मिला हुआ था, इसीलिए उसे दिन मेरे पीछे आए धैर्य को उन लोगों ने पकड़ लिया था। इसीलिए मैं इस बार सभी गार्डों को चकमा देकर गया था ताकि वह लोग सतर्क ना हो जाए, लेकिन उसे पता चल गया था और उन्होंने मुझे पकड़ भी लिया था। लेकिन वह मेरे बारे में सिर्फ इतना ही जानता था जितना आपके अलावा सब जानते हैं। डेविल के बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। वैसे अपने पीए को भी पकड़िए, उसने मेरी इन्फॉर्मेशन लीक कैसे की कि मैं सरकार की तरफ से फ्री हैंडेड हूँ। मुझे लग रहा है वह भी जरूर उसके साथ मिला हुआ है। तभी प्रिया जी और पराठे लेकर आ गई। करणवीर जी ने एक पराठा उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया तो अथर्व ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था जो अभी भी दबा कर खा रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रिया जी ने उसके कंधे पर हाथ मारा और चुप होने को कहा। तो करणवीर जी बोले, नाश्ता किया था लेकिन लंच नहीं करूंगा इसलिए खा रहा हूं मैं। वैसे मुंबई में मिले हैं क्या पराठे खाने को? तो अथर्व बोला, और नहीं तो क्या, मेरी दादी ने उसे दिन जब मैं गया था तो गोभी मंचूरियन बनाया था और सुबह में पराठे। अथर्व खुश होकर अपनी दादी के बारे में बताते देख वह दोनों भी मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों ने खाना खत्म किया और फिर अथर्व विराट के घर आ गया और फिर उसके बाद वह मुंबई के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ अथर्व को हवेली से गए 3 दिन हो गए थे। आज चौथा दिन था। सुबह सुबह सबके ऑफिस जाने के बाद लगभग
11 बजे बजे दरवाजे की घंटी बजी। रंजीत एक हाथ में लैपटॉप लेकर हाल के सोफे की तरफ बढ़ ही रहा था, वह रुक गया। रोहिणी जी उससे बोली, रंजीत तुम बैठो, मैं देखती हूँ। उनकी बात सुनकर रंजीत बैठ गया। रोहिणी ने दरवाजा खोला तो 4 लड़के खड़े थे, जिनमें से 2 के हाथ में बाग थी। रंजीत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे वंश, अमन, अक्षत, लक्ष्य, तुम सब आ गए। रोहिणी को नाम से ही पता चल गया कि वह सब अथर्व के दोस्त है। उसने उन्हें अंदर बुलाया। वंश ने उन्हें नमस्ते किया, तभी मीनल जी भी वहां आ गई। एक नौकर मोहन जी को वहीं से धकेलते हुए ला रहा था। वंश और बाकी सब ने तुरंत उन दोनों के पैर छू लिए। रोहिणी उनके लिए चाय नाश्ता लाने चली गई। अब आगे वह चारों अंदर आकर बैठे तो मीनल जी उनसे बोली, वंश बेटा, अथर्व कहाँ है? 3 दिन हो गए, वह अब तक वापस नहीं लौटा। तब तक आरती भी किया को गोद में लेकर वहां आ गई। रोहिणी भी नाश्ता सवे करने लगी। अक्सर ने रोहिणी को देखकर ही बाप लिया था कि वही अथर्व की माँ है। उसने बाकी तीनों को भी इशारा किया तो वह भी समझ गए। तब रंजीत जी भी उनके मन की बात समझते हुए बोले, ये रोहिणी भाभी है, अथर्व की माँ। उनकी बात सुनकर रोहिणी की आंखें हल्की सी नम हो गई। वंश और बाकी सब उसे दिलासा भी नहीं दे पा रहे थे। कुछ देर बाद ही अक्षत का फोन बज तो वह एक तरफ आकर बात करने लगा। फोन कट होते ही वह वापस बैठते हुए बोला, अर्थ को दादू के गार्ड्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। पता नहीं आप कहाँ से आ रहा है ये लड़का। उसकी बात सुनकर वंश ने कहा, दादाजी को फोन करके पूछ कि वह कब तक आएगा यहाँ पर। औसत ने भी हाँ कहा और फोन करणवीर जी को लगा दिया। बात करने के बाद वह फोन रखते हुए बोला, दादू अभी पहुंचे हैं घर, उसकी क्लास लगेगी आज। फिलहाल तो वह माँ के पास चिपका खड़ा है, सो रहा होगा। उन्हें कैसे अपनी बातों में बहलाए। फिर वह मीनल जी से बोला, दादी वह रात तक ही आएगा, क्योंकि वह विद्या आंटी से मिली बिना वह नहीं आने वाला। कुछ देर बाद वंश उठते हुए बोला, और दादी जी हम लोग शाम को आएंगे। इसी अथर्व का कुछ सामान है, उसके कमरे में रखवा दीजिएगा। रंजीत जी उन्हें रोकने को कह रहे थे, लेकिन वह नहीं रुके। उन्हें लक्ष्य के घर जाना था तो वह सब वहां से निकल गए। शाम को सब लोग कम से लौटकर घर आ गए थे और सब किया के साथ खेल रहे थे। वह छोटी सी बच्ची कभी किसी की गोद में चढ़ जाती तो कभी किसी की। सब लोग तरह तरह की हरकतें कर रहे थे, जिन्हें देखकर वह खुशी से उछल रही थी। तभी वंश और बाकी तीनों वहां पर आ गए। रंजीत ने उन्हें सबसे मिलवा दिया। लक्ष्य को तो रंजीत और बाकी सब ने अथर्व के साथ भी देखा था। वह सब अभी बैठे ही थे कि तभी अक्षत द फोन पर मैसेज आया तो वह और बाकी तीनों एकदम से उठकर खड़े हो गए। ये देखकर सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। वह सब इधर उधर छुप गए। वंश तो रंजीत जी के सोफे के पीछे छुप गया। तभी सब ने अथर्व को दबे कदमों से अंदर आते देखा। अथर्वा ने दरवाजे से झनकार अंदर हाल में देखा तो ठाकुर परिवार के अलावा कोई भी वहां नहीं था। वह खुश हो गया ये सोचकर कि शायद वंश और बाकी सब चले गए। उसकी दादी शायद किचन में थी। वह उनसे भी छुपाते हुए दबे पांव अंदर जाने लगा। वह हाल में बीच में ही पहुंचा था कि तभी उसके पीछे से उसे कसकर लात पड़ी। वह एकदम से नीचे जा गिरा। ये देखकर सब लोग एक झटके से खड़े हो गए। अथर्व उठकर पीछे घुमा। 2 अक्षत, अमन और लक्ष्य तीनों अथर्व की तरफ बढ़ने लगे। वही सब लोग मूक दर्शक बनकर हैरानी से सामने का नजारा देख रहे थे। आदित्य और आयुष उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रंजीत जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया था। वंश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, वंश छोड़ मुझे, मैं बता रहा हूं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम सबने भी अगर मुझे मारा तो देख लेना। फिर उसकी बात सुनकर वंश उसे पर पकड़ कसते हुए बोला, अभी सालों डर क्यों रहे हो, मैं ऐसे पड़ा हुआ है, अच्छे से हाथ साफ कर लो। तभी अथर्व ने अपना एक हाथ छुड़ाकर पीछे से वंश का कॉलर पकड़कर सामने फेंक दिया। ये देखकर वहां पर खड़े सबके मुंह खुल गए। तभी अथर्व ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग। ये देखकर उसके सभी दोस्त भी उसके पीछे पीछे दौड़े। भागकर अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन उन चारों ने उसे दरवाजे समेत पीछे धकेल दिया और उसके कमरे में घुस गए। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद उसे कमरे में उन पांचों की चिल्लाने की आवाज आने लगी। अंदर सब लोग जो अथर्व को पीट रहे थे, अब अथर्व उन सबको कूट रहा था। कुछ देर बाद ही कमरे से आवाज आने बंद हो गई। थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद सब लोग
नीचे आ गए अथर्व अपने दोस्तों को लेकर हाल की दूसरी तरफ। टीवी के सामने रखे सोफे पर बैठ गया रंजीत भी उन्हीं के पास बैठ गए और उनसे बातें करने लगे, जिससे एक तरफ राकेश का मुंह बन गया और अथर्व भी चिढ़ गया और उनसे बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी आगे के लोगों के पास जाकर बैठिए। उसकी बात सुनकर रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो राकेश बना हुआ मुंह देखकर और अथर्व का चेहरा देखकर उसे हंसी आ गई। तो वंश बोला, क्या हुआ अंकल, आप हंस क्यों रहे हैं? उसकी बात सुनकर रंजीत बोला, दोनों कट्टर दुश्मन एक जैसे हैं, कितना ज्यादा मैच करता है ये भैया से। तभी राकेश की गोद में बैठी किया उसकी गोद से उतरकर उनकी तरफ आ गई। वह सभी को टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी वह अथर्व को पा कहते हुए उसकी गोद में चढ़ गई। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। आदित्य वे भागकर उसके पास आ गया और किया का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोला, प्रिंसेस देखो मुझे, मुझे पापा बोलो। किया अथर्व की शर्ट पड़कर उसकी गोद में ही खड़ी हो गई और उसकी हल्की सी दाढ़ी वाले गाल पर हाथ घुमाने लगी। सबके साथ साथ अर्थ के दोस्त भी अथर्व के चेहरे की तरफ देखने लगे, जो अब तक लाल सा पड़ गया था। वही अथर्व ने पहली बार ऐसा कुछ फुल किया था और उसका दिल खुश सा हो गया। लेकिन तभी उसे स्थिति का भान हुआ। उसने सबको अपनी तरफ घूरते पाया तो उसने किया को आदित्य की गोद में देते हुए कहा, पकड़ो इसे, मेरे कपड़े खराब कर देगी। यह अर्थ की बात सुनकर वहां पर बैठे सभी लोगों को उसे पर बहुत गुस्सा आया। वंश उसकी कमर में एक मुक्का मारते हुए बोला, साले हाटले, सड़ा हुआ करेला, खडू सिकडू बच्ची पर भी गुस्सा दिखाता है। उसके बाद सुनकर अथर्व उठकर बोला, चलो पार्क में घूम कर आते हैं। लेकिन कोई भी नहीं उठा और सब ने उसे घूर के देखा तो अथर्व चिढ़ते हुए बोला, ठीक है यही मर जाओ सबके सब, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया, ये सोचकर कि सब उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन सब लोग किया को खिलाने में बिजी हो गए। अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो सबको वैसे ही बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। तो वह वापस से जाकर एक तरफ सोफे पर बैठ गया। उसके सभी दोस्त उसे इग्नोर कर रहे थे तो वह इधर उधर देखने लगा। सब उन सब की नौटंकी देख रहे थे। तभी अथर्व की नज़र दरवाजे से अंदर आती आध्या पर पड़ी तो वह सभी से बोला, तुम सबको एक जादू दिखाओ। उसकी बात सुनकर अक्षत और बाकी सभी उसे घूरने लगे तो अथर्व आगे बोला, सब अपने फेफड़े थाम कर इधर देखना। यह कहकर वह उठकर एक साइड में खड़ा हो गया। आदि अपने फोन में खुशी हुई थी और बिना सामने देखे चल रही थी। वह सीढ़ियों की तरफ सीधी चल रही थी और सभी लोग उसे ही देखने लगे कि दूसरी साइड में खड़ा अथर्व अब क्या करेगा, क्योंकि वह साइड में हाथ फैला है शाहरुख खान की तरह खड़ा हो गया था। तभी सबकी नज़र हैरानी से फैलती चली गई, क्योंकि आध्या फोन में देखते हुए ही अथर्व की तरफ मुड़ गई और कार्पेट में उलझकर सीधा उससे टकरा गई। उसके सभी दोस्त मुंह खोलकर खड़े हो गए। आध्या एक आर्टिकल पढ़ते हुए चल रही थी, तभी वह किसी से टकरा गई। उसने सामने अथर्व को हंसते देखा तो वह चिल्लाते हुए बोली, तुम बीच रास्ते में खंभे की तरह क्यों खड़े हो? उसकी बात सुनकर अथर्व बोला, मैं तो बस अपने दोस्तों को दिखा रहा था कि एक सीधी चलती भैंस आपको साइड में आकर भी टक्कर मार सकती है। अथर्व की बात सुनकर आध्या ने उसी तरफ देखा जहां पूरा ठाकुर परिवार और 4 लड़के मुंह और आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहे थे। तो अथर्व आरती से बोला, आपकी फेस खुली घूम रही है, इसे बांध दीजिए। इतना कहकर अथर्व हंसने लगा। आध्या को अथर्व पर बहुत गुस्सा आया कि वह कैसे उसकी सबके सामने बेइज्जती कर सकता है। वह गुस्से में उसके पीछे चली गई। अथर्व अभी भी सामने देख रहा था और हंस रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि आध्या क्या करने वाली थी। तभी आध्या ने पीछे से अथर्व को लात मार दी, जिसके लिए अथर्व बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए वह आगे जाकर गिर गया। रंजीत और बाकी सब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह सब आध्या को जानते थे कि वह जैसे को तैसा करने में यकीन रखती है। वही अथर्व के सभी दोस्त भी हंस पड़े। अथर्व गुस्से में ही पड़ा हुआ आध्या को घूर रहा था। आध्या उसे खुद को घूरते हुए देखकर बोली, यह फेस सिर्फ खुली ही नहीं घूमती बल्कि लाते भी मरती है, लकड़बग्घा कहीं का। और फिर आध्या सब उन चारों लड़कों को हेलो बोलकर अपने कमरे में चली गई। तब तक अथर्व
भी उठकर खड़ा हो गया था। वही अक्षत और सभी दोस्त अथर्व को लेकर वहां से जाने लगे। तभी मीनल जी उनसे रात को हवेली में ही डिनर करने के लिए कहने लगी तो लक्ष्य बोला, फिर कभी दादी आज मेरे घर पर डिनर करेंगे हम सब बस अथर्व को छोड़कर। उसकी बात सुनकर अथर्व चीखते हुए बोला, मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा वहां। उसके बाद सुनकर वंश बोला, हमें अच्छे से पता है कि तू कुछ दिन तक अब ललित अंकल के सामने नहीं आएगा। अच्छा दादी, हम सब थोड़ी देर में इसे यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद वह सब पास में ही पार्क में घूमने के लिए चले गए।